जय हिंद। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में जो हिस्ट्री चल रही है उसके अगले सीरीज में आपका स्वागत है। उम्मीद होगी कि आप सभी लोग घर पे होंगे और अच्छे से ज़िंदगी काट रहे होंगे। लगन का माहौल भी थोड़ा मोड़ा है। कुछ लोग अपने सोने बाबू के चक्कर में होंगे, कुछ न्योता हकारी के चक्कर में होंगे। खैर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अलबेला लोग पाए जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का। जैसा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास में अभी तो हम केवल पाठ्यक्रम पर चर्चा किए थे उस दिन कि हमें एक्चुअली में पढ़ना कितना है उत्तर प्रदेश में। अगर स्टेट लेवल पर हमें पेपर देना है तो किसी भी लेवल की बात कर रहे हैं, उसमें अमीर गरीब जो भी पेपर हो। लेकिन उस इतिहास की जब चर्चा कर रहे थे तो अब हम प्राचीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, तो केवल प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश नहीं होगा, एक विश्व होगा, विश्व में भारत होगा, भारत में उत्तर प्रदेश है। तो बहुत बृहत नहीं, छोटे लेवल पर ही चर्चा कर रहे हैं हम। जो क्वेश्चन हमारे काम की बात है उस पर भी थोड़ी बड़ी चर्चा हो जा रही है। तो प्राचीन इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक था प्रागैतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पत्थरों के विषय में ज़्यादा चर्चा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। और ये चर्चाएं हो गई थी। जो भी उसका प्रश्न बनना था कि बेलन घाटी, सराय, नाहर, ठीक है ना, वो सब हो गया था। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अगर जो नहीं देखा हो तो वीडियो पॉज करके देखता रहे और बिल्कुल देखते रहिए, ठीक है। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है अद्य ऐतिहासिक काल। बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा यहाँ पे। तो अगर अद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें कि अद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना क्या है और अद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत कैसे होती है, तो याद रखना कि जब मनुष्य मानव तांबे का प्रयोग सीख गया था, और तांबे का मतलब यहां से थोड़ा समझ लेंगे धातु का प्रयोग। देखो पत्थर जो है ना वो धातु में हम उसका मेंशन नहीं करेंगे। तो जब धातु का प्रयोग हो गया, होने शुरू हो गया और धातु में पहला जो प्रयोग हुआ तांबे का, तो कहीं ना कहीं वहां से हम मानते हैं कि अद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। अद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है क्योंकि अगर व्यक्ति तांबे का प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है तांबा तो ऊपर मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं खुदाई से प्राप्त होता है। तो व्यक्ति अब धीरे धीरे विचारवान हो रहा था, उसके अंदर समाज में रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, संबंधों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। तो याद रखिएगा अद्य ऐतिहासिक काल में तांबे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। और तांबे का प्रयोग इसीलिए इस युग को कहा जाता है ताम्र, या इस युग की संस्कृति को कहा जाता है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां से युग का शुरुआत हो गया था। तो अब हम चर्चा कर लेंगे कि कहां कहां से इसके जो साक्ष्य मिले हैं। तो अद्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं ना सर, वो बिल्कुल याद रखिएगा। अद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य आपके एक तो मेरठ से मिल गए हैं, ठीक है ना, मेरठ से, ठीक है, और यहीं से इसके बगल से सहारनपुर से, ठीक है। ये आपके अद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो मिला क्या है, ये जो नदी का जो क्षेत्र उसमें भी मिल गया है। जैसे एक मिला है आपको मृदभांड, ठीक है ना, मृदभांड मिला है, मिट्टी का बर्तन जिसे हम कहते हैं। तो मेरठ और सहारनपुर से, ठीक है ना, आपके अद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। अद्य ऐतिहासिक काल में जो मानव समाज था वो तांबे का प्रयोग सीख चुका था, इसीलिए तांबे का प्रयोग हो रहा था। इसीलिए इस संस्कृति को जो इस युग में था, इस काल में था, उसे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जब चलते हैं कि अब देखो तांबे का जब प्रयोग हो गया तो तांबे के बाद अब एक नया चीज प्रयोग होगा, और जब नया चीज प्रयोग होगा तो नई सभ्यता का विकास होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब तांबे के बाद तांबा और टीन का जब मिश्रण होगा तो कांसा बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक नया चीज, जैसे तांबा का प्रयोग हम लोग देख लिए थे, तांबे का प्रयोग हुआ, ताम्रपाषाण कालीन प्रयोग मेरठ और सहारनपुर से उसके हमको साक्ष्य मिले हैं, यह बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर तांबा मिल गया था और तांबा के बाद और भी चीज मिल जाएगा जब तांबा और टीन मिलेगा, ठीक है ना।
टिन मिलेगा तो यह कहलाएगा क्या, कांसा, ठीक है ना, कांसा। अब कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तांबा और टिन को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो व्यक्ति और विकसित हो गया होगा, उसके अंदर समाज की जो परंपरा है, समाज का जो एक सामाजिक ज्ञान है वो और विकसित हो गया है। तो अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहीं पर विकास होता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो अब हम चर्चा ये नहीं करेंगे कि सिंधु घाटी का पहला स्थल हड़प्पा में खोदा गया, इसके बाद सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, या पाकिस्तान में कितने इसके क्षेत्र है, नहीं, हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का कितना योगदान था। तो अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु था, ठीक है ना, पश्चिमी बिंदु था, पश्चिमी बिंदु जिसका नाम था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर कहाँ है वर्तमान में भैया, मेरठ में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो आलमगीरपुर में, वर्तमान में मेरठ में मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ से और एक चीज जोड़ लेते हैं कि सबसे पूर्वी उत्तरी बिंदु क्या था, तो उत्तरी बिंदु था मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कई बार यहाँ से गरीब लोग प्रश्न बना देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां से दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, ठीक है ना, दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, इस बात को याद रखिएगा। फिर पूछ लेता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, सूतकांगेडोर, ठीक है ना, सूतकांगेडोर सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके बाद ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछ लेता है। तो हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर प्रदेश का इतना ही योगदान है, आलमगीरपुर और मेरठ में इसके प्रमाण मिले हैं। अब देखो ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और इस हिंडन नदी के किनारे था, तो इसकी जो खुदाई किया है वो किया है यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है ना, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई किया। कब किया भैया, 1958 में इसकी खुदाई की गई थी, याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, मेरठ में इसकी खुदाई, या किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे इसकी खुदाई कौन करवाया था, यज्ञदत्त शर्मा। कब करवाया था, 1958 में। वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर प्रदेश में और भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए, जितना आलमगीरपुर है। जैसे अगर हम बात कर लें कि बुलंदशहर में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना, बुलंद शहर में भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर में भी। इसके बाद कैराना में भी, कैराना अब बड़ा चर्चा में नाम सुना होगा, कैराना में भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। तो अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से इतना ही प्रश्न उत्तर प्रदेश से बनता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के लेवल को पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में कौन सी बातें लिखी गई हैं। आगे हम देखेंगे तो अब जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, तो अब सिंधु घाटी जब सभ्यता समाप्त होती है तो अब ऐतिहासिक काल को हम कवर करेंगे। ऐतिहासिक काल का इसमें हम हेडिंग दिए वैदिक सभ्यता, लेकिन बात को समझना कि हम कहना क्या चाहते हैं, नहीं तो जीवन में बहुत दुख होगा। हमने कहा कि यहां पर अद्य ऐतिहासिक काल के बाद एक काल और होगा, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का हम मेंशन तब ही करेंगे जब लोहा का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा, लौह अयस्क का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी बात समझना कि अभी तो तांबा का प्रयोग हमने किया, तांबा के बाद कांसा का प्रयोग करना सीख गया, मतलब मनुष्य मिश्रित धातु बनाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अब लोहा का प्रयोग होता है, और लोहे के प्रयोग का सबसे बड़ा श्रेय आप देखेंगे तो आर्यों को जाना चाहिए, मैं मानता हूं। अब यहीं पर वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में ही वैदिक सभ्यता पनपेगी। अब देखो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसी मान्यता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता या जो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, तो जो आर्य लोग जब आए तो उनके ऊपर आक्रमण किए। जब आक्रमण किए तो अब इनके पास कांसे का या तांबे का हथियार था। ये जो आर्य लोग थे, ये वैद में किसको अध्ययन करेंगे, आर्य लोगों को, ठीक है ना। जो आर्य लोग आए, ये इनका जो हथियार था भैया लोहे का था, घोड़े की सवारी करते थे, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं अब और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, घोड़े को बड़ा अशुद्ध मानते थे, घोड़ा को टच नहीं करना चाहते थे, लोहे के विषय में इन्हें ज्ञान नहीं था। इनके पास हथियार भी बहुत अच्छा है, संसाधन भी बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, आर्य लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार के भगा दिया। वे लोग उनके डर से दूसरे जगह पलायित कर गए। तो जब ये लोग दूसरे जगह पलायित कर गए तो अब वहां पर एक नई सभ्यता का विकास होता है, वो है वैदिक सभ्यता। अब जब वैदिक सभ्यता को हम मेंशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो आपका होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अब ऋग्वैदिक काल में जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है 10 मंडल, है ना, 1028 सूक्त, 10,462, इससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रमाण आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, सिंधु और आसपास के नदियों में ही रह गए लोग। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, शब्द पर ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में यह उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है उत्तर वैदिक काल में। और अब देखो ऋग्वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो उत्तर प्रदेश को वहां पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। हम कम समय में अधिक चीजों को जानकारी देना चाहेंगे, ज्यादा चीजों की जानकारी देना चाहेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता का मेंशन किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर क्या था आपको मैं बताऊं कि एक आप देखें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, एक जनपद था, उसका नाम था कुरु जनपद, ठीक है ना, कुरु। और आप देखेंगे एक था पंचाल। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश जो था उस समय मध्य देश कहा जाता था, याद रखना थोड़ा सा, मध्य देश। और मध्य देश जो गंगा और सरस्वती नदियों का जो क्षेत्र दोआब था ना, उसे मध्य देश कहा जाता था, क्योंकि हम दिल्ली और बिहार को जोड़ने का काम करते थे। इसके बाद जो सिंधु और नीचे वाले जाने वाले लोग हैं यानी दक्षिण भारत में, वहां पर भी जोड़ने का काम करते थे, तो इसीलिए हमें मध्य देश कहा जाता था। अब देखना यहीं पर अब उत्तर वैदिक काल में कुरु जनपद में आपको महाभारत की कहानी मिलेगी। महाभारत, और महाभारत के रचयिता है वेद व्यास और पांचाल। इसके बाद अगर हम पांचाल की बात करें तो जैसे कुरु और पांचाल दोनों एक ही प्रमाण मिलता है वहां पर, तो महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा किया गया। तो मतलब कई ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसके बाद दो महाकाव्य, जैसे एक महाकाव्य तो मैंने आपको बता दिया कि महाभारत है एक महाकाव्य, दूसरा महाकाव्य है हमारा रामायण, ठीक है ना, रामायण। इन दोनों की अगर रचना देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। और रामायण में देखा जाए तो अयोध्या के राजवंशों का वर्णन किया गया है, और अगर महाभारत में देखा जाए तो कुरु राजवंशों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, यह बात कही गई है। अब देखो उत्तर वैदिक काल में इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का बड़ा चर्चा है, क्योंकि गंगा और सरस्वती दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, दोआब था, मध्य देश कहा जाता था। कुरु और पांचाल जैसे कबीले या जो महाजनपद हैं वो हमारे क्षेत्र में थे। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये उत्तर वैदिक काल, आज भारत जो वर्षों से, ठीक है ना, इतना पीछे है साहब, और आज हमारे ऊपर जो भी लोग देखेंगे, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हमारे ऊपर, सिकंदर हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली हुए हमारे देश में आते थे, हमें ही पीट कर चले जाते थे और हम लोग कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करते थे। देखो ऋग्वैदिक काल में जो परंपरा थी, जैसे जो वर्ग था वो कर्म के आधार पर वर्ग था, लेकिन वही काम जितनी भी परंपराएं अच्छी ऋग्वैदिक काल में जोड़ी गई थी वो उत्तर वैदिक काल आते आते पूरा रूढ़िवादिता में चेंज हो गई। महिलाओं को नीचा स्थान दिया जाने लगा, छुआछूत की भावना अति तीव्र हो गई, मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया जाने लगा, पानी जो पीने का अधिकार छीन लिया गया। कहीं ना कहीं ये जो रूढ़िवादी परंपरा थी यह उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होती है। जब रूढ़िवादी परंपरा स्टार्ट होगी, जब याद रखना कि कोई नई पुरानी चीज एकदम रूढ़िवादिता होती जाती है तो एक नए चीजों का आगाज होता है। तो इसी उत्तर वैदिक काल में जब कुरीतियां बढ़ने लगी, मतलब कि छुआछूत की भावना, महिलाओं का सम्मान समाप्त होने लगा, आप देखेंगे कि आडंबर ढकोसला ज्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगा, तो उस समय उत्तर प्रदेश में दो धर्मों का आगाज होता है, एक है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। तो अब यहां पर उत्तर प्रदेश में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्मों के विषय में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों के विषय में भी चर्चा कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले हम जैन धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैन धर्म में उत्तर प्रदेश से क्या हम सीख सकते हैं, थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। अब यह बात को समझना, देखो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रमुख संस्थापक, वह हैं भगवान महावीर। हम जैन धर्म आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। पहली बात, जैन धर्म पढ़ाएंगे तो जैन दर्शन होगा, भगवान जैन की जीवनी, जो 23 तीर्थंकर और हैं उनको छोड़कर 24, ठीक है ना, वो सबको एक एक करके कवर किया जाएगा। तो हम बस इतना कवर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का क्या वास्तविकता था। अब थोड़ा सा देखना, हम सभी लोग जानते हैं भगवान महावीर जैन, है ना, उनके लड़की का नाम, उनके पिताजी का नाम, ठीक है, उनके भाई का नाम नंदीवर्धन, कितने वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया, उनके 3 जो आर्य सत्य थे वो क्या क्या थे, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। पहली बात,
कि जैन धर्म के आपका सबसे बड़ा केंद्र मिलेगा उत्तर प्रदेश में मेरठ, सबसे बड़ा केंद्र मेरठ में। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। तो कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है उत्तर प्रदेश के, कहां पर इनका जन्म हुआ है? वाराणसी में हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद और देख लिया जाए तो जो मथुरा है, ठीक है ना, मथुरा जो है जैन तीर्थंकरों का सबसे बड़ा केंद्र होता था, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रमाण मेरठ में मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अगर देखा जाए तो जैन तीर्थंकरों का सबसे बड़ा केंद्र वो मथुरा होता था। तो ये 3 चीज याद रखना। और भी जो कई जैन तीर्थंकर हुए हैं, जैसे जिनका नाम है चंद्रप्रभा, संभरनाथ, ये सभी लोग नवीन धर्मों में जैन धर्मों के प्रमुख अनुयायी रहे हैं, तीर्थंकर रहे हैं, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो मैंने कहा कि हम एक छोटे रूप में जैन धर्म को कवर कर रहे हैं, जैन धर्म में उत्तर प्रदेश से क्या संबंधित है उस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। अरे इतने जैन मानने वाले होते ना उत्तर प्रदेश वाले, तो आज तक सुधर जाते, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। खुआ को सूंघ के बता देंगे कि किस जंतु का दूध है भैया, ऐसे उत्तर प्रदेश वाले हैं। अब देखो, जब जैन धर्म का समाप्ति हो जाता है तो हमें मिलेगा बौद्ध धर्म, ठीक है ना, दूसरा नंबर बौद्ध धर्म। वैसे तो बौद्ध धर्म है हमारे यहाँ, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बौद्ध धर्म की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश को बहुत प्यारा प्रश्न पूछता है ये, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षावास उत्तर प्रदेश में ही भगवान बौद्ध ने बिताया था, इस बात को याद रखना। इसके बाद प्रथम इन्होंने जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था उत्तर प्रदेश से। अगर देखा जाए तो इन्हीं की मृत्यु, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, ये कुशीनगर में हुई थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी जो प्रभाव रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जैन और बौद्ध धर्मों को मैंने एक रूप में कवर कर दिया कि अगर आपसे पूछेगा कि 23वें जो तीर्थंकर है भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है ना, तो उनका जन्म कहां हुआ, इसके बाद भगवान बौद्ध का सर्वाधिक वर्षावास किस राज्य में, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब धर्मों का उदय होता है तो धर्मों के साथ साथ एक और चीज का उदय होता है, वह है महाजनपद काल। तो अगर महाजनपद काल की बात करें कि अभी इस वक्त या महाजनपद काल को हम एक अलग सेशन में क्यों पढ़ते हैं, जैसे मगध हुआ, है ना, इसके बाद आप देखेंगे मथुरा राजवंश हुआ, वत्स हुए, वज्जी हुए, जैसे 16 महाजनपद हुए, आप नाम याद कर सकते हैं, है ना। 16 महाजनपदों के बिल्कुल शानदार तरीके से नाम याद कर सकते हैं, मैं ट्रिक रखा हूं उसको कभी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। कि अगर पूछेगा कि जैसे जैसे 16 महाजनपदों का नाम होता है ना कि 16 महाजनपद है, तो उसमें 8 जो महाजनपद है 16 में, ठीक है ना, वो 8 का विस्तार उत्तर प्रदेश में है। अब हम ये सेशन पर चेंज कर लेते हैं कि 16 महाजनपद की अगर बात करें तो 16 महाजनपद का प्रमाण कैसे मिलता है, ये एक का एक अस्तित्व में कैसे आ गए, तो इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले जब हमारे यहाँ लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज ही कृषि को आगे लेके गई, यानी कि भारत में लोग धनी होना कब शुरू किए, जब लोहे की खोज हुई, क्योंकि लोहे के खोज के माध्यम से लोहे के हल, और जब हल का प्रयोग होना शुरू हो गया तो खेती स्टार्ट हो गई। और खेती उस समय की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी आजीविका के लिए, जिसके पास ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा कृषि, वो अधिक समृद्धशाली राज्य होता था। तो 8-16 महाजनपदों में, ठीक है ना, अंग, अवंती, अस्मक, देखो अभी याद आ गया मुझे, बीच में भूल रहे थे हम, अंग, अवंती, अस्मक, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मत्स्य, मगध, ठीक है ना। ऐसे करके आप 16 महाजनपद को याद कर सकते हो। तो उसमें 8 जो महाजनपद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में थे। अब 8 कौन कौन थे उनको एक बार थोड़ा देख लेते हैं, उनकी राजधानी देख लेते हैं। कभी कभी 4 ऑप्शन देके उनमें से पूछ देता है निम्न में से कौन से महाजनपद का उदय या विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो पहला है कुरु जनपद, ठीक है ना, कुरु। तो अगर पूछेगा कुरु की राजधानी कहां है भैया, इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ वही दिल्ली, है ना, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इसके बाद पूछेगा दूसरा जो महाजनपद है उसका नाम क्या है, पांचाल, पांचाली वही की थी, ठीक है ना, पांचाल। और पांचाल महाजनपद की राजधानी कहां है भैया, अहिछत्र, है ना, अहिछत्र। देखो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये 2 गम जुदाई दिल में भरे हो ना, सबको दूर करो और पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि ये कोरोना महामारी फिर जाएगी, फिर खत्म होगी और फिर परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर रोगे आके हमारे सामने कि सर जी हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा पेट बढ़ गया, हमारा ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो अभी बीपी को कंट्रोल करो और पढ़ाई पर फोकस करो सभी लोग, आप लोग, ठीक है। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र उत्तर प्रदेश में है, पांचाल। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका सूरसेन, बहुत इंपॉर्टेंट, सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, पेड़ा नगरी मथुरा, कृष्ण नगरी मथुरा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगला है
वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। यह भी कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आगे कोसल, कोसल देवी, महाकोसला है ना, कोसल, इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती है ना, साकेत या श्रावस्ती। इसके बाद अगर बात करें मल, मल, मल की राजधानी पावा या कुशीनगर है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। और लास्ट अगर देखा जाए चेंदी, और चेंदी की जो राजधानी है वह सुक्तिमती, सुक्तिमती। तो बिल्कुल याद रखना, कुरु की राजधानी देखो 8 हो गए, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल है ना, मल, काशी, चेंदी। तो ये सभी आप याद कर सकते हैं कि 8 जो राज्य थे, ठीक है ना। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे जो 16 महाजनपदों में 8 राज्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश में था, उसमें 2 इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, कुरु और पांचाल, ठीक है ना। और जैसे अभी भी जो महाभारत की कहानी है कुरु पांचाल पर ही डिपेंड करती है। खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अब हम बात करेंगे कि जब 16 महाजनपद को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में राज्य कौन था? इसी 16 महाजनपद में कौन कौन राज्य थे, तो उसको हम एक नजर से देख लेते हैं। और प्राचीन इतिहास जो उत्तर प्रदेश का है, जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, उन चीजों को कवर करने के बाद हम अपने भाषण को समाप्त करते हैं। तो हम देखेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध। कहा जाता है मगध की जो स्थापना किया था मगध की, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, उसका नाम था बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार, बिंबिसार मगध का संस्थापक था और इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था, हर्यक वंश। इसका गरीब लड़का हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु और बिंबिसार को अम्रपाली से प्यार था, बहुत सुंदर स्त्री थी, और बाद में वही अम्रपाली भगवान बुद्ध की बहुत परम भक्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य उस समय का 16 महाजनपद में सबसे चर्चित साम्राज्य था, ठीक है ना। इसी मगध पर आप देखेंगे आज हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश के बाद आपको मिलेगा नंद वंश, ठीक है ना। नंद वंश के बाद वहां पर मिलता है गुप्त वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश का सबसे पराक्रमी राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने उसकी स्थापना की, ठीक है ना। इसके बाद उसका लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। अब यहां पर अशोक को थोड़ा हम कवर करेंगे, क्योंकि अशोक जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, तो इसने एक काम किया था कि बहुत अच्छा काम कि मतलब ये जो भी काम करता था तो वो ज़्यादा लोगों को ये मतलब सोचता था कि सभी लोग हमारे विषय में जाने, तो इसलिए क्या करता था, लोगों को विषय में अपने जनाने के लिए शिलालेख लिखवाता था। तो उसमें कई आपके लघु शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, और कई बड़े स्तंभलेख हैं। तो उसमें कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपको एक अशोक का स्तंभलेख मिलेगा, सारनाथ, गए होगे तो पता ही होगा, सारनाथ, ठीक है ना। सारनाथ के बाद आपको एक मिलेगा मेरठ में, ठीक है ना, मेरठ में भी एक आपको स्तंभलेख मिलेगा, है ना। इसके बाद कौशाम्बी में मिल जाएगा आपको, कौशाम्बी में स्तंभलेख मिल जाएगा। इसके बाद अहरौरा में मिल जाएगा, मिर्जापुर में पड़ता है ये और अहरौरा, है ना, अहरौरा में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखा जाए प्रयागराज में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए प्रयागराज के बाद तो टोपरा में, टोपरा जो कि आपका सहारनपुर के निकट में है, टोपरा में, ठीक है ना, अशोक के शिलालेख मिल जाएंगे। बाकी मौर्य काल से उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब जब मौर्य काल बीत गया तो और भी तो कई राजवंश होंगे, ठीक है ना। मौर्य काल बीत गया तो कई राजवंश होंगे। यहाँ पे मेरे मौर्य को मैंने उधर भी कवर कर दिया 16 महाजनपद में, ठीक है ना। और एक राजवंश का थोड़ा सा प्रमाण मिलता है उत्तर प्रदेश में, वो है गुप्त राजवंश। अगर पूछेगा गुप्त राजवंश की स्थापना कौन किया था, ठीक है ना, मौर्यों के बाद जो उत्तर प्रदेश में जिसका प्रमाण मिलता है वो है गुप्त, ठीक है ना। गुप्त और गुप्त की स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त। इसके बाद घटोत्कच हुआ, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का एक लड़का हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के जो दक्षिणा पथ अभियान का वर्णन है ना, शब्द पर ध्यान देना, समुद्रगुप्त के दक्षिणा पथ अभियान, इसने 2 अभियान चलाया था, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ, ठीक है ना। तो दक्षिणा पथ अभियानों का जो उल्लेख है, ठीक है सर, ये आपके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपका कहाँ पे है,
प्रयागराज में है, इस बात को याद रखना। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके दक्षिणापथ या किसका वर्णन है, तो समुद्रगुप्त। इसमें कई लोगों का वर्णन मिलेगा, लेकिन सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो आपके समुद्रगुप्त को मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है कहां पे, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सर आपका प्रयागराज में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन काल के कई ऐसे मंदिर, ठीक है ना, जो आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, जैसे प्रसिद्ध दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये कहां पे भैया, ललितपुर में है, ठीक है ना, ललितपुर में है। तो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का ललितपुर में है, दशावतार मंदिर, इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे तो सारनाथ और मथुरा में भी जो उत्कृष्ट प्रतिमाओं का निर्माण किया गया बौद्ध धर्म के, वो कहीं ना कहीं गुप्तों की वजह से ही किया गया। तो अगर पूछेगा कोई कि साहब गुप्तों का उत्तर प्रदेश में क्या क्या योगदान रहा है, प्रयाग प्रशस्ति है। एक और चीज आपको मिलेगा, स्कंद गुप्त, ठीक है ना, भीतरी अभिलेख मिलेगा आपको, भीतरी अभिलेख है ना, भीतरी अभिलेख गाजीपुर में, जिसे लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसमें उसी के बगल में एक सैदपुर जगह है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। सैदपुर में, सैदपुर भीतरी एक है, सैदपुर भीतरी में स्कंद जो गुप्त था ना, उसके मतलब उसके समय में जब हूणों ने आक्रमण किया था तो हूणों को उसने भगा दिया था मार के। तो उसी का वर्णन आपके भीतरी अभिलेख में मिलता है। तो यह कहाँ पर है, गाजीपुर में है। तो मैंने उसी चीज पर चर्चा की जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मुझे लग रहा है कि आपको प्राचीन इतिहास की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ी सी जब आगे हम चलेंगे, ठीक है ना, अब थोड़ी सी जब हम आगे चलेंगे बेटा, तो याद रखना कि यहां से एक और चीज सामने आती है उत्तर प्रदेश की, जिसे हम कहते हैं कि 3-4 और राजवंशों को हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके। जैसे आप सुने होंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद कई बार आप ऐसे लोगों को सुने होंगे जिनका नाम है गढ़वाल वंश, ठीक है ना, चंदेल वंश, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार की बात कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं, प्रश्न नहीं पूछ लेता है। तो अगर पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है ना, का उदय किस राज्य में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। आप सुने होंगे त्रिकोणी संघर्ष, त्रिकोणी संघर्ष। तो त्रिकोणीय संघर्ष की जो कहानी है ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए हुआ था, कन्नौज को लेकर, कि कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज कहाँ, उत्तर प्रदेश, कन्नौज को लेकर। ये किनके किनके बीच हुआ था, राष्ट्रकूटों, पाल और प्रतिहारों के बीच में, ठीक है ना, ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय संघर्ष कभी कभी पूछ लेता है किसके किसके बीच हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में, कन्नौज को लेकर हुआ था। इस बात को याद रखना। जब गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है ना, मतलब कि अगर शासन समाप्त होता है, तो आप देखेंगे कि महोबा क्षेत्रों में, महोबा जो आप वीरता की कहानी आल्हा रुदल की सुनेंगे, वहां पर एक नए राजवंश का गुर्जर प्रतिहारों के बाद उदय होता है, वो है चंदेल वंश और गढ़वाल वंश। तो अगर हम बात करेंगे, चंदेलों ने 400 वर्षों तक शासन किया है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, और इसका प्रमाण आपको खजुराहो मंदिर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि चंदेलों का प्रमाण क्या है। और बड़े जबरदस्त थे, बड़े लड़ाकू थे। देखो, बहुत से बड़े इतिहास का भाग हमें उस रूप में नहीं दिखाई गया है जो कि देखना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी इतिहास का, भारतीय इतिहास का जो मेन इतिहास है, वो तो बहुत छिपाया गया है। तुम्हें आला रुदल की वीरता की कहानी, वीर लोरिक की वीरता की कहानी को अस्पष्ट कर दिया गया है ना, ताकि तुम्हें तो बस ये बता दिया गया कि गजनी गौरी आए, लूटपाट के चले गए। तो खैर, तुम गजनी गौरी में डूबे रहो, प्रश्न भी वहीं से आता है। लेकिन चंदेलों की कहानी कभी जाके, ठीक है ना, या मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चंदेलों की जब एक बायोग्राफी कवर करूंगा, पालों की, परमारों की, प्रतिहारों की, चालुक्य, चौहानों की बायोग्राफी कवर करूंगा, तो और मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें फिर अभी के लिए उतना ही बस कवर करते रहो। अब यहां पर मैंने कहा चंदेलों ने 400 वर्षों तक शासन किया, और इनका प्रमाण आपके खजुराहो मंदिर में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक राजवंश और मिलता है, गढ़वाल राजवंश। गढ़वाल राजवंश जिसकी स्थापना, ठीक है ना, चंद्रदेव नामक शासन ने किया था। एक्चुअल में सुनना, ये जो गढ़वाल वंश है और चौहान वंश दोनों संबंधी है, क्योंकि दिल्ली में अनंगपाल तोमर की 2 लड़कियां थी, दोनों की शादी, एक की शादी उसने चौहान वंश और एक की गढ़वाल वंश से किया था। लेकिन फिर भी किस कारण ये लड़ने लगे, उत्तराधिकार के कारण। और गौरी जैसा मतलब लुटेरा खुराफाती आदमी आके पृथ्वीराज चौहान को हरा के चला जाता है, तो ये सोचने की एक बात है। और हार भी सकते हैं। तो जब तक भारत में आपस में
नहीं कहते हैं कि फूट ना पड़ी होती तो ना पृथ्वीराज चौहान हरा पाते, सॉरी, ना गौरी हरा पाते पृथ्वीराज चौहान को, ना बाबर हरा पाता इब्राहिम लोदी को, ना रॉबर्ट क्लाइव हरा पाता सिराजुद्दौला को। तो फूट का सबसे बड़ा कारण था ये। तो अगर बात करें गढ़वाल वंश की, तो गढ़वाल वंश की स्थापना कन्नौज में स्थापना किया गया था। इसका कन्नौज, वही कन्नौज जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि कन्नौज में जो गढ़वाल वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है ना, वो राजा चंद्रदेव द्वारा किया गया था। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ था वो हुआ था जयचंद, ठीक है ना। और आप देखेंगे जयचंद की लड़की और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लव लेटर का दुअल होने शुरू हो गया। ये बड़ा जलने लगा पृथ्वीराज चौहान से। तो इसने तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के मतलब कि पीठ पीछे इसने समर्थन कर दिया गौरी का। इसने गौरी का समर्थन किया। इसको ये फायदा मतलब ये समझ में आया कि गौरी लूट के दिल्ली को और फिर हमें देकर चला जाएगा। लेकिन गौरी जाएगा कैसे? क्योंकि भारत की हवा में एक ऐसी मिठास है, एक ऐसा सुख है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है वो जाना नहीं चाहता। जैसे देख लेना अदनान सामी है ना, मुझको भी लिफ्ट करा दो गाना वाला, गाने वाला गाना, वो आज तक भारत आया लेकिन गया नहीं, ठीक है ना। भारत की नागरिकता भी उसे मिल गया। तो अगर बात करें तो चौहान वंश को हराने का सबसे बड़ा कारण था आपके गढ़वाल वंश, ठीक है ना। और जयचंद चंदावर की लड़ाई लड़ता 1194 बुरी तरह मारा जाता है। और ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए सर, ठीक है ना, जिसके पास जो कि दूसरे की अपनी सफलता के लिए दूसरों को हानि पहुंचाए, ऐसे लोगों का ही हानि होना मतलब हश्र होना चाहिए। और खासकर अपने लोगों के साथ ऐसा कोई करे तो 1194 में। इसके बाद यहीं से आप देखेंगे तो प्राचीन काल के इतिहास की समाप्ति हो जाती है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास का क्या क्या एक प्रमाण मिलता है। जैसे खिलजी वंश में क्या क्या प्रमाण मिलता है, तुगलक वंश में जैसे जौनपुर का क्षेत्र तुगलकी था तो उसमें क्या क्या प्रमाण मिलता है। इसके बाद मुगलों ने कौन कौन सा प्रमाण दिया। इसके बाद आने दिन भारत में हम उत्तर प्रदेश को समाप्त करेंगे। दो पार्ट में जाएगी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।